सो हेलो पीपल, दिस इज योर चैनल CATV एंड इसके पहले जो है हमने गॉर्डन ग्रोथ मॉडल के 5 क्वेश्चन कर लिए थे, राइट। अब अपन जो है जो बचे हुए क्वेश्चन है वो भी अपन कर रहे हैं, राइट। तो करते हैं स्टार्ट। और ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी होंगे। हमको वही है कि क्वेश्चन पढ़ के हमको सबसे पहले डेटा जो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं वो हम सबको कैलकुलेट कर लेने का है। देन हम देखेंगे कि क्या नीड है, ठीक है। फिर चलते हैं, ठीक है, बढ़ते हैं इस क्वेश्चन पे। एक्स लिमिटेड जस्ट डिक्लेयर डिविडेंड 14, तो D0 हो गया हमारा 14। मिस्टर बी प्लानिंग टू परचेज द शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड, जो बी है वो चाह रहा है कि एक्स लिमिटेड के शेयर परचेज करें। एंटिसिपेटिंग इंक्रीज इन द ग्रोथ रेट 8 to 9%, ये वो सोच रहे हैं, एंटिसिपेट कर रहे हैं कि ग्रोथ जो है 8 का 9% हो जाएगा 3 साल तक। ही ऑल्सो एक्सपेक्ट दैट द मार्केट प्राइस ऑफ दिस शेयर 360 होगा आफ्टर 3 ईयर, तो मार्केट प्राइस जो होगा 360 होगा। अब देखो डिविडेंड अभी डिक्लेयर किया, परचेस करना शेयर, ये एंटिसिपेट कर रहे हैं कि ग्रोथ इंक्रीज हो जाएगा 8 से 9% तक रहेगा, और जो है विच विल कंटिन्यू फॉर 3 ईयर। मतलब ये जो 9% है ना ये कंटिन्यू रहेगा, मतलब कि जो पहले 8% था वो 9% हो जाएगा, ठीक है। वो 3 साल तक कंटिन्यू रहेगा, तो 3 साल बाद ना जो मार्केट प्राइस भी है 360 हो जाएगी। तो मैक्सिमम अमाउंट बी शुड पे फॉर दिस शेयर, तो जो बी कौन है, बी जो है इन्वेस्टर है, तो मैक्सिमम अमाउंट वो कितना पे करेगा। ऑब्वियसली बात है कि उससे जो मेरे को डिराइव होने वाला है उसकी प्रेजेंट वैल्यू अगर हम करेंगे तो जो भी इंट्रिंसिक वैल्यू आएगी उससे ज़्यादा तो पे करेगा नहीं। जो हमने पढ़ा था इधर कि मैक्सिमम अमाउंट इन्वेस्टर शुड पे, तो वही देगा हमारा P0। तो ले दे के हमसे पूछ क्या रहे, P0 ही पूछ रहे हैं। और पीरियड जो है इसमें डेफिनेट पीरियड्स हैं, डेफिनेट पीरियड है, राइट। जब डेफिनेट पीरियड है तो हम D1 प्लस P1 अपन 1 प्लस यही करते हैं, मतलब हम फ्यूचर के कैश फ्लोज को प्रेजेंट वैल्यू में करते हैं। देखो अगले 3 साल की बात करें तो आएगा हमारा, अगर 14 हमारा D0 है, 14 इंटू 1.09 जो हो गया हमारा 15.26। सब पेन पेपर लेके बैठो, हाँ, और कैलकुलेटर लेके बैठो, करते हैं अपन सारे क्वेश्चन। 15.26 प्लस 1.09 ये है हमारा 16.35 एंड 16.35 प्लस 1.09 ये है हमारा 17.44। ये 3 साल का डिविडेंड है, और साथ ही साथ प्लस 360 भी कर दो, क्योंकि अपने को जो है तब मिलेगा भी अपने को प्राइस, ठीक है। अब रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न तो 13% है, मतलब सिंपल सी बात है कि डिस्काउंटिंग 13% से करनी है। तो चलो पहले साल की डिस्काउंटिंग करते हैं 1/1, ये कि 13 के फैक्टर दे के रखे क्या, ओके 13% के फैक्टर दे के रखे हैं, नहीं ये फ्यूचर वैल्यू फैक्टर दे के रखे हैं, ठीक है। अपन तो निकाल लेते 1/1.13 ये है, इसको 15.26 कर लो, 1/1.13 दूसरे साल का 16.35, फिर तीसरे साल का 1/1.13 1 2 3, और इसको जो है आप डिस्काउंटिंग कर दो, तीसरे साल को भी लेकर आओ प्रेजेंट वैल्यू पे। ये हो गया हमारा 287.89। कायदे से जो है मैक्सिमम अमाउंट जो है वो 287.89 होना चाहिए, देख लेते हैं। ओके 288.56 आ रहा है, तो ये जो है उसका आंसर होगा, ठीक है, फिगर्स का। पर अगर आप समझ रहे हो तो 15.26, 16.63 और 17.44। 1 सेकेंड, ये 18.13 दिया हुआ है, 16.35 इसको इंटू करेंगे 1.09 तो 17.82 आएगा, राइट। 1 सेकेंड, ये क्यों ऐसा दिक्कत दे रहा है, राइट। तो हमें जो है वैसे ही कैलकुलेट करने का है, तो डेसिमल वाला एरर आया था, 18.13 ही आएगा। मतलब सिंपल सी बात है D1 D2 D3, और ऑब्वियस बात है P3 बोलेंगे, सबको डिस्काउंटिंग कर लो, ठीक है। ये हो गया हमारा, ठीक, हमने कैलकुलेट कर लिया। दूसरी चीज़ क्या है, ओके ये हो गया हमारा। और अगला, मैक्सिमम प्राइस बी लिमिटेड विल बी विलिंग टू पे फॉर शेयर, मैक्सिमम प्राइस जो बी विलिंग है इफ़ ही इज ऑफ ओपिनियन दैट 9% ग्रोथ कैन बी मेंटेन इनडेफिनेटली। वो बोल रहे हैं कि ये क्या 3 साल लगा के रखा है, ये 9% जो है ना ग्रोथ ये इनडेफिनेटली रहेगी। तो ऑब्वियसली बात है जब 9% इनडेफिनेटली रहेगी तो 14 अपना D0 है, 14 इंटू 1.09, जब अपना D1 हो गया 15.26,
डिवाइड बाई के ई माइनस जी, मतलब ये 0.09 अपना के ई है और जी कितना है 9% ग्रोथ है, तो 0.13 अपना के ई है माइनस 0.09 अपना जी है, तो 15.26 डिवाइड बाई 0.04, ये आ गया 381.5। ठीक है, आती है बात थर्ड क्वेश्चन की। ठीक है, सो प्राइस ऑफ द शेयर एट द एंड ऑफ 3 ईयर if 9% growth rate is achieved and assume other condition remaining same। ठीक है, तो 9% ग्रोथ रेट अचीव्ड है। ठीक है, एज्यूमिंग अदर कंडीशन रिमेन द सेम, प्राइस ऑफ द शेयर एट द एंड ऑफ 3 ईयर, एट द एंड ऑफ 3 ईयर, तो कैसे निकालोगे एट द एंड ऑफ 3 ईयर? थर्ड ईयर के बाद की प्राइस क्या होगी? ऑब्वियसली बात है कि D4 डिवाइड बाई के ई माइनस जी, जैसे D1 डिवाइड बाई के ई माइनस जी होता है वैसे D4 डिवाइड बाई के ई माइनस जी। अब D1 क्या था अपना? यही था 14 1.09 D1 इंटू 1.09 D2 इंटू 1.09 D3 इंटू 1.09 D4, ये 19.76 जो भी है, के ई माइनस जी, मतलब कि के ई हमारा कितना है 13 माइनस 9 4% डिवाइड बाई 4%, ये आ गया हमारा 494। यानी इस तरीके से जो है हमारा होता है कैलकुलेशन। ईजी था, ऐसा कुछ खास नहीं था, ये आया हमारा 494। ठीक है, मेरे पास एक बुक है ही मेरी प्रिंटेड, मेरे पास तो प्रिंटेड बुक है तो मुझे दिख रहा है। ठीक है ना, तो कोई सॉल्यूशन अगर कभी गलत रहेगा या कुछ अपने प्रोसेस में गड़बड़ रहेगी तो इसको अपन करेक्ट कर लेंगे। राइट, चलो 11th वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। क्या बोल रहे हैं? स्टेटस ऑफ वोल्का लिमिटेड, शेयर्स ऑफ वोल्का लिमिटेड आर बीन कोटेड PE रेशियो 8 टाइम्स है, EPS जो भी है पर डिविडेंड पर शेयर 50% है और रिटर्न 50% होता है, EPS 10 है, तो डिविडेंड पर शेयर एंड रिटेन, मतलब कि डिविडेंड का जो भी बचा रिटेन, वो रिटेन है हमारा 5। अब जो है रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन दी कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी टू द कंपनी इफ द मार्केट एक्सपेक्ट ग्रोथ रेट 15%, ये ग्रोथ रेट एक्सपेक्ट कर रहा है मार्केट 15%, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या है? अरे जब कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या है, जब ग्रोथ रेट एक्सेप्ट कर रहा है 15%, तो क्या होगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी? D1 अपॉन P0 प्लस G 5, ये आर बीइंग कोटेड, अब ये आर बीइंग कोटेड है ना, इसको D1 मान लो। अपन ने पढ़ा था कि D1 और D0 किसको बोलते हैं, D1 किसको बोलते हैं, तो ये आर बीइंग कोटेड। ठीक है, वैसे आर बीइंग पेड को D0 भी मानते हैं पर अपन D1 मान लेते हैं। ठीक है, इसको D1 मान लेते हैं और ये इसको यहाँ से हटा देते हैं। आर बीइंग वाला ऐसा नाटक है क्या? नहीं, चलो इसको इसको मान दो इधर ही, ये आर बीइंग पेड मतलब आर बीइंग कोटेड, ये हटा दो, ये है D1। ठीक है, तो D1 अपन P0, D1 कितना है 5, तो D1 अपॉन P0 प्लस G। अब P0 क्या है? EPS इंटू P, 5 डिवाइड बाई 80, 5 डिवाइड बाई 80 इंटू 100 प्लस G कितना है 15, तो यह आया 21.25 आया। ठीक है, 21.25 आया। अब इंडिकेट द इंडिकेटिव मार्केट प्राइस विद द सेम कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो अपना 21.25 है। अब इंडिकेटिव मार्केट प्राइस विद द सेम कॉस्ट ऑफ कैपिटल इफ द ग्रोथ रेट इज 16%, हमको मार्केट प्राइस निकालनी है सेम कॉस्ट ऑफ कैपिटल में ग्रोथ रेट, मतलब 21.25 माइनस, मतलब D1 तो 5 ही है, के ई 16 21.25 है और G जो है हमारा 16 है, तो 21.25 माइनस 16 5.25, तो 5 डिवाइड बाई 5.25%, तो आया 95.23 यही आया। अब द मार्केट प्राइस ऑफ द कंपनी इफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो 20% है और ग्रोथ रेट 18% है, तो 5 डिवाइड बाई 2% कर देंगे तो 250 आ जाएगा, और यही इसका आंसर है 250। यानी इस तरीके से जो है ये हमने कैलकुलेशन कर दिए। ठीक है, तो ये अपन ने इस तरीके से कैलकुलेट किया और जो है अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ठीक है, इजी क्वेश्चन थे, इसको भी काटो, कुछ ऐसा खास क्वेश्चन था नहीं। चलो ओके, चलो 12th क्वेश्चन। राइट, क्या बोल रहे थे? फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आर अवेलेबल टू XP
जब इक्विटी शेयर कैपिटल देख रखा है 200, रिजर्व एंड सरप्लस देख रखा है 600, जी 200 में नंबर ऑफ शेयर कितने हैं 10 ईच है ना, तो 20 लाख के जो शेयर है, रिजर्व एंड सरप्लस 600 लाख है, 10% डिवेंचर है 350, तो नंबर ऑफ डिवेंचर जो हो गए वो 3.5 हो गए। टोटल असेट भी हो गए अपने 1200। अब असेट टर्नओवर रेशो, असेट टर्नओवर रेशो हमको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो असेट टर्नओवर रेशो कितना होता है, सेल्स डिवाइड बाय टोटल असेट 2 है। टोटल असेट 1200 है, तो सेल्स जो हो गया हमारा 2400 हो गया। टैक्स रेट 30% है। ऑपरेटिंग मार्जिन से निकलता है अपना ऑपरेटिंग इनकम, ठीक है। तो ऑपरेटिंग मार्जिन से ऑपरेटिंग इनकम निकलता है, तो टैक्स भी लिख लो 30%। ऑपरेटिंग मार्जिन से अपना निकलता है ऑपरेटिंग इनकम, जिसको बोलते हैं हम EBIT। और पे आउट है 20%, मतलब कि EPS में वो 20% पे आउट है। तो फिर रिटेंशन कितना है, R कितना है, वो 80% है। करंट मार्केट प्राइस जो है P0, करंट P0 जो है वो 28 है, और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो KE है वो 18% है। अब ये सब डेटा देख के, अब देखो जब इतना सारा डेटा दे के रखेंगे तो ऐसे केस में हमको नीचे जाना चाहिए और समझना चाहिए कि हम क्या निकालने का। इनकम स्टेटमेंट है तो ऑब्वियस सी बात है, असेट टर्नओवर रेशियो से हमने सेल निकाल लिया था, ठीक है। सेल निकाल लिया, सेल निकालने के बाद हमने जो है ऑपरेटिंग EBIT निकाल लिया था। जब EBIT निकाला तो डिफरेंस जो है वो अपना ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो गया, ठीक है। अब जब हमने EBIT निकाला तो वो 240 है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें से इंटरेस्ट और टैक्स माइनस हो गया। तो 240 में से इंटरेस्ट माइनस करो, इंटरेस्ट कितना है 3.5, ठीक है। तो या तो अपन 350 लाख का 10% करते हैं तो 35 आया, 205 आया, 205 को 70 से मल्टीप्लाई किया, ये है 143.5, ये हमारा EAT आया। इसमें से अगर आप डिविडेंड की बात कर रहे हो तो 143.5 का 20% 28.7 और 114.8, 28.7 अपना डिविडेंड है, 114.8 जो है रिटेन अर्निंग है। जो हो गया, ये अपनी बात हुई, पूरी हुई। मतलब हम पूरे रिटेन अर्निंग तक लेके गए चीज़ों को। सस्टेनेबल ग्रोथ रेट अपने से पूछ रहे हैं, सस्टेनेबल ग्रोथ रेट। अब मुझे बताओ कि सस्टेनेबल ग्रोथ रेट मतलब ग्रोथ रेट, और ग्रोथ रेट क्या होता है, G=BR। बी कितना होता है अपना रिटेंशन रेशियो। जब पे आउट रेशियो 20% है तो रिटेंशन रेशियो हमारा 80% होगा। अब बात कर रहे हैं आर की, आर क्या है हमारा, आर अगर हम देखें तो आर क्या है, EPS, ठीक है। EPS है हमारा डिवाइड बाय बुक वैल्यू पर शेयर, ये होगा EPS डिवाइड बाय बुक वैल्यू पर शेयर। ये हो गया हमारा पर शेयर के बेसिस पे जो हमने पढ़ा था, EPS डिवाइड बाय बुक वैल्यू पर शेयर। या तो आप ऐसा कर दो, पैट डिवाइड बाय नेटवर्थ कर दो, मतलब वही बुक वैल्यू कर दो, पैट डिवाइड बाय टोटल इक्विटी कर दो। तो इधर तो पैट है हमारे पास 143.5 है तो सही पैट, और नेटवर्थ में क्या है 800 लाख, तो 143.5 डिवाइड बाय 800 इंटू 100, यह है 17.93%, मतलब 94%। अब ये जो है 17.94 इंटू 0.8 करा, या 14.352, तो ये क्या है आपका ग्रोथ है। 14.35 कितना है आपका ग्रोथ है, सस्टेनेबल ग्रोथ रेट, ठीक है। अब डिटरमाइन द फेयर प्राइस ऑफ द कंपनी यूजिंग डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल का यूज़ करके फेयर प्राइस निकालना है कंपनी का, फेयर प्राइस निकालना है। ये जो अपन ने बात करी थी कि इसको अपन फेयर प्राइस भी बोलते हैं। अब इसमें देखो डिविडेंड हमको पता है कि हमने इनकम स्टेटमेंट निकाला, डिविडेंड हमने निकाल लिया जैसे 28.7, ठीक है। क्योंकि जो है हमने अर्निंग आफ्टर टैक्स निकाला था 143.5, यही पूरा कैलकुलेट करके 143.5 का जो है 143.5 का 20%, 143.5 का 20% तो डिविडेंड है 28.7 लाख जो डिविडेंड है उसका जो है नंबर ऑफ शेयर है डिवाइड बाय 10 है, डिवाइड बाय 20 है, तो जो है 28.7 डिवाइड बाय 20, ये आया 1.435,
अगर हम बात करें तो 1.435 हमारा जो आया डिविडेंड आया, राइट। पूछ क्या रहे हैं कि फेयर प्राइस बताओ, ठीक है। तो 1.435, ठीक है। ग्रोथ कितनी है, ग्रोथ जी इक्वल टू बी आर थी। आर हम निकाल चुके थे, ग्रोथ निकल चुकी थी इसके पहले इसमें, ठीक है ना। तो वो है 14.35%। तो 1.435 इंटू 1 प्लस 0.1435 मतलब D0 1 प्लस जी डिवाइड बाय के माइनस जी, और हमारा जो के है वो है 18 माइनस 14.35%। तो इस तरीके से जो है हमने P0 निकालना, मतलब वही ये जो निकला है इससे डिविडेंड जो निकला है इससे निकला है D0। तो जो है इनकम स्टेटमेंट, इस इनकम स्टेटमेंट से जो है D0 निकला हमारा, और हमने फिर ग्रोथ दे के रखा था D0 1 प्लस जी डिवाइड बाई के माइनस जी, के दे के रखा है और जी दे के रखा है, इससे कैलकुलेट हो गया। गिव योर ओपिनियन ऑन इन्वेस्टमेंट इन द कंपनी शेयर। जो भी अपना आया P0 वो आया 144.93, मार्केट प्राइस कितनी है 28 और निकल रहा है अपना 44.93। तो ऑब्वियस सी बात है मार्केट में कम है और हमको वैल्यू ज़्यादा लग रही है, अंडर वैल्यू है, तो ऐसे केस में जो है परचेस कर दो, ठीक है। यही जो है क्वेश्चन है इसका, यही जो है उसका आंसर है, ठीक है। तो यही 44.93 सारे के सारे जो है पॉइंट नोट कर लेने के, क्योंकि यही इसका आंसर है। 44.93 देखो इधर आ रहा है और इसको अपन ने 44.93 को 28 से वो कर दिया कंपेयर। तो हमारे हिसाब से 44.93 होनी चाहिए, शेयर की वैल्यू कम है तो ऑब्वियसली बात है परचेस कर लेंगे, ठीक है। अब जो है हमारा 13th क्वेश्चन, ठीक है। तो 13th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिसंबर 2011 AB कंपनी शेयर वॉज सोल्ड फॉर 146। तो वही अपन बोलते हैं कि मार्केट प्राइस जो है उस टाइम की 146 थी, या अपन बोल सकते हैं P0 146 है। लॉन्ग टर्म अर्निंग ग्रोथ रेट वो है 7.5%। जो लॉन्ग टर्म अर्निंग ग्रोथ रेट है वो 7.5% है, और एक्सपेक्टेड टू पे D1 जो है 3.36 है, ठीक है। तो के ही निकल जाएगा इन सब डेटा से। D1 अपन P0 तो अपना 3.36 डिवाइड बाई 146 इंटू 100 प्लस 7.5, तो 9.80 जो आया अपना के ही आ गया, दिख रहा है साफ साफ, ठीक है। अब देखो अगला, इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट, ये अभी अपना के ही आ गया 9.80। इट इज़ एक्सपेक्टेड, ओके, ये अपना पूछे व्हाट इज द रेट ऑफ रिटर्न ऑफ इन्वेस्टर कैन एक्सपेक्ट, द इन्वेस्टर कैन एक्सपेक्ट, तो ये अपना हो गया के। एज्यूमिंग दैट डिविडेंड आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो अलॉन्ग विथ अर्निंग, ठीक है। तो ये अपना पूरा यही था कि डिविडेंड एक्सपेक्टेड है कि वो ग्रो करेगा अर्निंग के साथ, वो भी 7.5% की स्पीड में, तो यही है अपना, ठीक है। अब इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट AB कंपनी विल अर्न अबाउट 10% बुक इक्विटी, क्या बोला है, रिटर्न ऑन बुक इक्विटी ये है 10%, ये R हो गया हमारा 10%, एंड रिटेन ये B आ गया 0.60%, तो फिर ग्रोथ आ गई 6, दिख ही रहा है यहाँ से कि ग्रोथ आ गई 6%, ठीक है। अब क्या बोल के रखा है कि ग्रोथ आ गई इधर 6%, इन दिस केस देयर वुड बी एनी चेंज इन द ग्रोथ रेट, तो ग्रोथ रेट तो 6% हो गया ना, जो 7.5% था वो 7.5% अब हो गया 6%, राइट। 1 सेकेंड, तो वेदर देयर वुड एनी चेंज इन द ग्रोथ रेट, हाँ यस, 7.5% जो था उससे हमारा हो गया 6%, ठीक है। अब हमको के ही निकालना है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ठीक है। अब के ही क्या होता है हमारा D1 अपॉन P0 प्लस जी हमको पता है, D1 जो है 3.36 है। अब इधर हमको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि इधर ग्रोथ हुई है चेंज, ठीक है। अब सिंस ग्रोथ हुई है 7.5 से 6,
तो ये जो है ना एक्सपेक्टेड टू पे डिविडेंड ये 3.36, इससे भी हुआ होगा चेंज, इसमें भी कमी आई होगी। तो समझो इधर क्या है कि जैसे कि G इजिकल टू BR होता है, ठीक है, तो ग्रोथ इजिकल टू BR, ये ग्रोथ अब हो गया 6, ठीक है। ये 6 कैसे हुआ कि 10% था और 10% का रिटेंशन, और रिटेंशन रेशियो जो था वो 60% था, ठीक है। अब मानो कि पिछले साल का ग्रोथ रेट जो है वो कितना परसेंट था, पिछले साल का ग्रोथ रेट 7.5%, ठीक है, जो था अपना। बी रिटेंशन रेशियो अपने को निकालना है और आर दे के रखा है 10%, इधर मानना पड़ेगा इधर की जो आर है अपना रिटर्न ऑन इक्विटी या रिटर्न ऑन बुक इक्विटी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो सेम होगा पिछले साल भी, ये इधर मानना पड़ेगा। जब अगर पिछले साल अगर वो सेम है, ठीक है, मतलब वो 10% ही है, तो ऐसे केस में जो रिटेंशन रेशियो 25% है और पे आउट रेशियो हो जाएगा वो रिटेंशन रेशियो 75 है, पे आउट हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब सिंस पे आउट रेशियो 25% है, सिंस पे आउट रेशियो 25% है तो 3.36 डिवाइड बाय 25%, ये है 13.44, ये 13.44 है अपना, क्या 13.44 क्या है अपना, ठीक है। ये हो गया हमारा उस समय का P0, ये EPS हो गया, ये हमारा हो गया उस जमाने का EPS, पिछले साल का EPS। अब सिंस EPS 13.44 है, अब G हो चुका है 6%, रिटेंशन रेशियो अब हो चुका है 60, ठीक है, अब रिटेंशन रेशियो हो चुका है 60, R जो है हमारा 10% है, ठीक है। तो अब जो है EPS हमारा 13.44 है, रिटेंशन 60 है, मतलब डिविडेंड जो है वो है 40%, तो 13.44 का 40% हमारा है 5.376, ये 5.376 नया के ही है, इट इज़ एक्सपेक्टेड, बोला है ना एक्सपेक्टेड, ठीक है। तो 31 जो है हमारा एक तरीके से नया डिविडेंड हो गया, D1 हो गया, ठीक है, 5.376। P0 हमको दे के रखा है 146, ठीक है, तो 5.376 D1 अपॉन P0 146 प्लस G हमारा 6% है, तो कर लो 1 सेकेंड यार, तो कर लो कैलकुलेट, 5.376 डिवाइड बाय 146 इंटू 100 प्लस 9.682, मतलब ये 5.30, ठीक है, डिवाइड बाय 146, ओके। तो इस तरीके से है हमारा कैलकुलेशन, तो 9.68 हमारा आ रहा है, राइट। ये समझ में आया। इसका मैं वापस आपको सीक्वेंस बताता हूँ कि भाई पहले तो अपने को बोला था कि निकालने का आर और बी, तो चलो ठीक है, ये हमको बाद में मिला, पर इसके पहले तो हमको सब डेटा दे के रखा था, मार्केट प्राइस दे के रखा था, G दे के रखा था, D1 दे के रखा था, ठीक है। फिर आया था हमारे पास KE, ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास KE आ गया था। फिर बाद में हमने G निकाला, ये हमारा KE आ गया था, हमने फिर निकाला G निकाला तो इससे जो है R निकला। अब R निकला तो वो अपना जो है रिटर्न ऑन इक्विटी था, तो रिटर्न ऑन इक्विटी हमारा निकला। ये R हमने सेम मानते हुए फिर जो है पिछले साल का B निकाला। पिछली बार का B क्या था, रिटेंशन रेशियो, इससे पिछले साल का हमने जो है डिविडेंड निकाला, ठीक है। और ठीक है, इन्होंने पिछले साल के तो प्राइस ही निकाल लिया, EPS निकाल लिया। फिर EPS में आज वाला रिटेंशन यूज़ करके हमने जो है आज का D1 निकाला, वही D1 अपॉन P0 प्लस G करके जो है पूरा कैलकुलेशन हो रहा है। अब जो हो गया 14 की बात करते हैं। EPS है 2.5 लास्ट ईयर का 0, DPS है 0 1, ठीक है ना, DPS लास्ट ईयर का। अर्निंग इज एक्सपेक्टेड G है 2%, PE रेशियो है करंटली इस ट्रेडिंग, मतलब करंट PE, मतलब अपन मान लेते हैं करंट PE जो है वो 7 है, और KE जो है हमारी 14% है। हमको गॉर्डन ग्रोथ मॉडल के हिसाब से PE निकालना है। अब गॉर्डन ग्रोथ मॉडल के हिसाब से PE कैसे निकलेगा, गॉर्डन ग्रोथ मॉडल के हिसाब से क्या निकलता है, P0 इजिकल टू, P0 क्या होता है, P0 इजिकल टू
D1 अब D0 1 प्लस जी डिवाइड बाई के ई माइनस जी। ये है हमारा गॉडलिन ग्रोथ मॉडल, और क्या है, और कुछ भी नहीं है। तो अगर आपको इसमें देखना हो तो ठीक है, इधर P0 क्या लोगे, P0 क्या लोगे आप, अर्निंग दे के रखा है, ये दे के रखा है, पर हमको P रेशियो निकालना है। अगर हमने P0 को अर्निंग और अर्निंग इंटू 7 हमने इसको ही P0 रख लिया तो बेटर है। फिर हम P0 भी क्यों निकाल रहे हैं, P0 ये फॉर्मूला भी क्यों यूज़ कर रहे हैं, हम 7 ही डायरेक्ट P रेशियो बोल देते हैं। बट आंसर इसका 7 नहीं आएगा, क्योंकि ये जो बोल के रखा है करंटली इट इज ट्रेडिंग 7% फॉर 7 टाइम ऑफ इट्स अर्निंग, मतलब ये करंट P रेशियो है जो नीचे लिखा हुआ रहेगा करंट P रेशियो। ठीक है, ये करंट P रेशियो मतलब इधर हमको जो है P0 निकालना है। P0 क्या है, D0 1 प्लस जी, D0 कितना है अपना 1 प्लस जी क्या है 1.02, के ई माइनस जी, के ई कितना है 0.14 माइनस 0.02। ठीक है, 1.02 डिवाइड बाई 0.12, 8.5 आ गया। ये हमारा P रेशियो आ गया 8.5, ये P0 आ गया 8.5 डिवाइड बाय 2.5, ये हमारा 3.4 आ गया PE रेशियो। ये P रेशियो 3.4 है। ठीक है, और करंट P रेशियो ये हमारा है 7, जो हमारा P रेशियो है करंट वो है 7। ठीक है, अब हमको और क्या निकालना है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ रेट इम्प्लाइड करंट P रेशियो। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ रेट इम्प्लाइड बाय द करंट P रेशियो। तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ रेट निकालना है इम्प्लाइड बाय करंट P रेशियो। तो कैसे निकालेंगे समझो, ये तो तुम्हारा आ गया लॉन्ग टर्म ग्रोथ रेट इम्प्लाइड बाय करंट P रेशियो, मतलब तुम्हारा P रेशियो अब तुम्हारा हो गया 7, EPS तुम कर रहे हो 2.5, तो MPS हो जाएगा तुम्हारा 17.5। ठीक है, ये MPS तुम्हारा हो जाएगा 17.5। ठीक है, अब लॉन्ग टर्म ग्रोथ रेट इम्प्लाइड बाय करंट P रेशियो, सिंस MPS अपना 17 हो गया तो वही आंसर है P0 इज इक्वल टू D1 अपॉन के ई माइनस जी। हमको तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ रेट निकालना है ना, D1 अपॉन के ई माइनस जी। तो अब D1 तो अपना वही रहेगा 1.02, पर इधर मेरे को बताओ कि D0 1 प्लस जी डिवाइड बाई के ई माइनस जी रहेगा इज इक्वल टू P0। वो इधर लॉन्ग टर्म ग्रोथ रेट जो है हमको निकालना है, ठीक है ना, इम्प्लाइड बाय करंट P रेशियो, मतलब करंट P रेशियो 7 है। करंट P रेशियो का यूज़ करके तो हमने P0 निकाल लिया। जब P0 निकाल लिया है, D0 हमारे पास पता है 1 है, तो 17.5 इक्वल टू 1, और ग्रोथ कितना है 1 प्लस जी हमको नहीं पता, के क्या है 0.14 माइनस ग्रोथ हमको नहीं पता। ठीक है, तो आप जी के लिए सॉल्व कर रहे हो, सिंपल सी बात है। अब जब आप जी के लिए सॉल्व करोगे तो आपका आंसर दिखेगा कि आंसर जो है आपका 7.84 आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही था, इतना कुछ ऐसा टफ क्वेश्चन था नहीं, बट हाँ समझना पड़ेगा कि ये करंट P रेशियो है और आपको फिर जी निकालना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो है थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते 15वां, कैलकुलेट द इम्प्लाइड ग्रोथ एंड रिटर्न ऑन इक्विटी। ग्रोथ एंड रिटर्न ऑन इक्विटी, और रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब क्या है, EPS शेयर्स में निकाले तो EPS अपॉन बुक वैल्यू पर शेयर, अथवा टोटल निकाले तो पैड डिवाइड बाय नेटवर्थ, या पैड डिवाइड बाय टोटल इक्विटी। ये अपना को ROE ऐसे निकलता है, जिसको अपन R से भी संबोधित करते हैं। और हमको ग्रोथ रेट जो है इम्प्लाइड ग्रोथ रेट भी निकालनी है। करंट स्टॉक है P0 65, तो 65 इज इक्वल टू D1 4 के माइनस जी, के क्या है 12%, 12 माइनस जी कितना है, जी कितना है, जी इज इक्वल टू BR, जी इज इक्वल टू BR। ठीक है, जी इज इक्वल टू BR, तो B तो आपको दे के रखा है, B तो आपको दे के रखा है 0.50 रिटेंशन रेशियो है ना, और R क्या लोगे, तो अर्निंग पर शेयर डिवाइड बाय बुक वैल्यू पर शेयर, अर्निंग पर शेयर डिवाइड बाय बुक वैल्यू पर शेयर। अब इधर सिंपल सी बात है, इधर आप जी इक्वल टू BR करोगे तो आपको चलो B पता, आप R कैसे निकालोगे, क्योंकि इधर तो जो है R कैसे निकलेगा, क्योंकि EPS, चलो EPS भी आपने निकाल लिया कि
जो है अपना डिविडेंड डिवाइड बाय ये कर लिया, ठीक है, तो अपना EPS आ जाएगा 8 जो भी है। पर ROE कैसे निकालोगे, क्योंकि डिविडेंड अपॉन वो नहीं दे के रखा है ना, बुक वैल्यू, EPS डिवाइड बाय बुक वैल्यू करते हैं ना, तो वो नहीं दे के रखा है। तो ऐसे केस में जो है R तो निकालने चला, ठीक है। और सिंपल सी बात है, P0 क्या हुआ अपना 65, D14 डिवाइड बाई के अपना 12% माइनस जी को ऐसे ही रहने दो, तो इससे जी कैलकुलेट कर लो, जी आ जाएगा आपका 5.85%। करो कैलकुलेट, 65 इंटू 0.12 7.8 माइनस 4 3.8, ठीक है, 3.8 डिवाइड बाई 65, ठीक है, तो 5.84% आ रहा है, 5.85% आ रहा है। अब जी इजिकल टू 5.85%, ठीक है। अब हमसे रिटर्न ऑन इक्विटी की बातें पूछ रहे हैं, ठीक है। अब देखो ग्रोथ देख रखा है 5.85%, बी कितना है 150, 5.85 डिवाइड बाई 0.50 कर दो, 11.7 आ जाएगा। ये आ गया हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी। जी निकाला हमने, इसी फॉर्मूले का यूज़ करके हमने जी निकाला, जी डिवाइड बाय जी इजिकल टू बी आर, बी देकर रखा है, अब बस आर निकालना है। अब तुम्हारा आर निकल गया 10%। वो इस तरीके से जो है तुम्हारा ये वाला क्वेश्चन भी और होता है, इजी था। लिख दो इधर जी जो है 4 डिवाइड बाई 65 जी नहीं है, लिखो ये, सॉरी 4 डिवाइड बाई 65 जो है वो आर नहीं है, आर, ठीक है। जो आर है वो तो जी इक्वल टू बी आर सी होगा। अब 4 डिवाइड बाई 65 आर इसलिए नहीं है क्योंकि बुक वैल्यू कहाँ है, आर नहीं है, बिकॉज 65 इज़ नॉट बुक वैल्यू। इनफैक्ट मेरे को तो ऐसा बोलना चाहिए 8 डिवाइड बाई 65 अर्निंग पर शेयर, ठीक है, 8 डिवाइड बाई 65 आर नहीं है बिकॉज 65 इज़ नॉट बुक वैल्यू। चलो बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है रहीम इंटरप्राइज, ठीक है। तो अपने ने कौन से क्वेश्चन कर लिए, 9 तक करे थे ना, 10 11 12 13 14 15 16 7 क्वेश्चन इधर भी कर लेंगे अपन। अब देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, रहीम इंटरप्राइज जो है मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर ऑफ वुलन एंड गारमेंट है, बिजनेस डे बाय डे एक्सपेंड हो रहा है इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, कंपनी हैज़ रजिस्टर्ड 25% इन ग्रोथ, तो जी जो है वो 25% है। रहीम जो है एक मैन्युफैक्चरर है एंड एक्सपोर्टर ऑफ वुलन गारमेंट है, वुलन गारमेंट को जो है एक्सपोर्ट करता है यूरोपियन में। द बिजनेस इज एक्सपेंडिंग डे बाय डे एंड इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर द कंपनी हैज़ रजिस्टर्ड, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 25% का ग्रोथ था। अब कंपनी सोच रही है स्टार्टिंग में ही, अगले फाइनेंशियल ईयर की स्टार्टिंग में, कि क्यों ना इन्वेस्टमेंट कर दे प्रोजेक्ट में। तो इक्विटी फाइनेंस कंपनी है, कंपनी के पास 10 लाख इक्विटी शेयर है, फेस वैल्यू 50 रुपये है, ठीक है। अब करंट इशू प्राइस ऑफ शेयर, जो इशू प्राइस है वो है 125, और एनुअल अर्निंग जो है वो 25 पर शेयर है, मतलब EPS जो है वो 25 रुपये है। एंड इन द एब्सेंस ऑफ न्यू इन्वेस्टमेंट, ठीक है, एंड इन द एब्सेंस ऑफ न्यू इन्वेस्टमेंट विल रिमेन कांस्टेंट, तो ये जो EPS है सिंस इन द एब्सेंस ऑफ न्यू इन्वेस्टमेंट वो 25 ही रहेगा। तो देखो क्या बोल दिया इन्होंने कि कंपनी इज इन प्रोसेस ऑफ कंसिडरिंग न्यू इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट, ये पूरा इक्विटी फाइनेंस्ड कंपनी है, 10 लाख इक्विटी शेयर है, फेस वैल्यू 50 है, करंट इशू प्राइस 125 है, एनुअल अर्निंग जो है 25 है, और इन दी एब्सेंस ऑफ न्यू इन्वेस्टमेंट, जब भी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं रहता है, इन दी एब्सेंस ऑफ न्यू इन्वेस्टमेंट EPS कांस्टेंट ही रहेगा। ऑल अर्निंग डिस्ट्रीब्यूटेड एट प्रेजेंट, अभी तक तो ऐसा होता था कि ऑल अर्निंग जो है प्रेजेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे, ये जो तुम्हारी EPS आ रही है ना 25, ये सारी की सारी अर्निंग डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे, और 10 लाख के शेयर थे, इसमें जो 25 की अर्निंग थी सबके सब डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। अब अ न्यू इन्वेस्टमेंट इज़ अवेलेबल, अब नया इन्वेस्टमेंट उनको दिख रहा है जिसमें 175 लाख लग रहे, तो टिल प्रेजेंट तो सारी अर्निंग डिस्ट्रीब्यूट करते थे, पर अब क्यों डिस्ट्रीब्यूट करना, अब तो 175 लाख के तो हमको खुद को ही ज़रूरत पड़ रही है, तो 25 इंटू 10 250 लाख की जो हमारी अर्निंग है उसमें से 175 लाख की तो वैसे ही ज़रूरत पड़ रही है, तो हमारे पास तो 75 लाख ही बचा, ठीक है। और इस 175 लाख में इन्हें इन्वेस्ट करा तो 50-50 लाख की अर्निंग और होगी, ठीक है। तो अगर हम बात करें, मैं ईयर 0 पे खड़ा हूँ, ठीक है, पिछले साल ग्रोथ 25% थी, नया इन्वेस्टमेंट की सोच रहा हूँ,
इक्विटी फाइनेंस है 10 लाख इक्विटी शेयर है कंपनी के, 50 है और करंट इशू प्राइस है 125। साल भर में जो अर्निंग हुई है वो 25 हुई है, जो है 25 हुई है, और न्यू इन्वेस्टमेंट अभी है नहीं, तो यही कांस्टेंट रहता है। अब सारी अर्निंग जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, मतलब मैं इस साल के जीरो पे खड़ा हूँ, मैंने देखा है कि भैया जो साल के भर की अर्निंग है अगले साल की भी 25, मतलब साल के एंड में जो भी 25 आएगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। पर वो इस साल के एंड में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएगा, जो हमेशा से डिस्ट्रीब्यूट होते आ रहा है वो अब डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि 175 लाख का तो खर्चा लग रहा है। हाँ, उसके अगले साल वापस कोई सा खर्चा अब नहीं है, तो उसके अगले साल तो 25 में भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, प्लस जो 50 लाख है, 50 लाख डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर 10 लाख प्लस 5, क्योंकि 50 लाख और एडिशनल हो गया ना, ईच इनफ्लो देयर आफ्टर 50,000, 50 लाख, तो हर साल 50 लाख, मतलब अगले साल तो जो है 30 रुपये डिस्ट्रीब्यूट होगा पूरा का पूरा। पर इस साल के एंड में जो है वो 25 पूरा डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएगा, क्योंकि 175 लाख का तो मेरे को खर्चा लग रहा है। ठीक है, तो अभी अपन देखते हैं कि 175 लाख का तो खर्चा है, तो ब्रो यार मैं 175 लाख तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाऊंगा, पर मैं अगले 75 लाख जो बचे हुए 75 लाख को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ। ठीक है, तो 75 लाख के डिवाइड बाय 10 कर दो, मतलब कि 7.5 तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ मैं, प्लस जो उसके बाद से तो जो है ऑब्वियस सी बात है, उसके बाद तो मैं 25 रुपये भी डिस्ट्रीब्यूट करूँगा, और एक्स्ट्रा के 5 रुपये, मतलब उसके अगले साल से तो मैं 30 रुपये डिस्ट्रीब्यूट करने वाला हूँ इनफाइनाइट ईयर्स तक, क्योंकि इसमें ईयर्स नहीं देके रखे हैं। अब एनालाइज द इफेक्ट ऑन द न्यू प्रोजेक्ट ऑन डिविडेंड पेमेंट। एनालाइज द इफेक्ट ऑफ न्यू प्रोजेक्ट, ये जो नया प्रोजेक्ट आया है इसका डिविडेंड पेमेंट पे क्या इफेक्ट है। तो सबसे पहले डिविडेंड पहले पे करते थे 25, फिर आती है बात जिस साल इन्वेस्टमेंट होना है उस साल डिविडेंड कितना पे होगा 7.5, फिर अगले साल से वापस डिविडेंड पे हो जाएगा 30। यही है इफेक्ट, अगर देखा जाए तो इफेक्ट तो यही है। ठीक है, तो एनालाइज द इफेक्ट ऑफ न्यू प्रोजेक्ट ऑन डिविडेंड पेमेंट एंड द शेयर प्राइस। ये डिविडेंड पेमेंट का इफेक्ट है और हमारा शेयर प्राइस आ जाता है। P0 पे क्या इफेक्ट है। ठीक है, और P0 ऑब्वियस ही बात है, अपन एक्स डिविडेंड लेते हैं तो हमारे पास 125 तो है। ठीक है ना, 125 हमारा एक्स डिविडेंड है। अब वो बोल रहे हैं कि नए प्रोजेक्ट से डिविडेंड पेमेंट एंड शेयर प्राइस में क्या अंतर होता है, तो हमको ये निकालने का है। ठीक है, तो लिख लो सब एक जगह। ग्रोथ है 25% और इक्विटी शेयर है 10 लाख, फेस वैल्यू है 50 रुपये, इशू प्राइस है 125 रुपये, अर्निंग है 25 रुपये। ठीक है, एंड इन द एब्सेंस ऑफ न्यू इन्वेस्टमेंट वो कांस्टेंट रहेगा, सारा अर्निंग डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। फंड की जरूरत है वो 175 लाख है, और एनुअल कैश फ्लो जो है 50 लाख है लेटर ऑन। समझो, अब इसमें तो अगर अपन हम समझे तो भाई 25 पहले था, फिर 7.5 हो गया जो एक साल बाद रहेगा, और फिर उसके बाद तो 30 रहेगा। तो अपन ऐसा करते हैं कि भाई 0 ईयर पे फर्स्ट, मतलब 0 ईयर के एंड में 7.5 है, देन इसके बाद जो है 30 रहेगा इनडेफिनेट ईयर्स के लिए। तो सिंस 30 रहेगा इनडेफिनेट ईयर्स के लिए, ठीक है 30 रहेगा इनडेफिनेट ईयर्स के लिए, तो 30 डिवाइड बाय के ई कितना है, के ई कितना है, अब हमको के ई नहीं पता, के ई निकालना पड़ेगा, के ई कितना है। ठीक है, अब के ई कितना है, ये कैसे गया है 25 डिवाइड बाई 125। देखो ये अर्निंग पर शेयर है, मार्क ये है ये अपना 125, तो 125 डिवाइड बाई 25 किया तो ये आया अपना 5, 1 डिवाइड बाई 5 मतलब 1 बाय पी रेशो, क्योंकि ऑप्शन कुछ है नहीं हम, तो यही है हमारा 20%। तो अपन ने जो किया अपने 30 डिवाइड बाई 20% किया। ठीक है, 30 डिवाइड बाई 20% तक जो के ही है अपना वो 20% आ गया। अब वही है कि आगे के जो कैश फ्लोज है 30, वही 30 डिवाइड बाय 20% डिवाइड बाय 1.20,
क्योंकि हमको 0 ईयर पे लेके आना है 25 प्लस जो 7.5 है, ठीक है, 7.5 को 1.20 से मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है। तो इस तरीके से जो है हमारा जो आंसर आएगा 131.25 आएगा, ठीक है। इसमें जो है ग्रोथ की बात इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इधर बोल के रखा है कि जो एनुअल कैश फ्लो है देयर आफ्टर 50 लाख ही होगा। अब सिंस जब बोल के रखा है देयर आफ्टर 50 लाख ही होगा, तो जो 30 है वो 30 ही ऑलवेज आपको मिलेगा, ठीक है, क्योंकि आपकी एनुअल अर्निंग 25 है, तो वो भी कांस्टेंट है इन परपेचुइटी। तो एक तरीके से जो है ये भी कांस्टेंट है इन परपेचुइटी, और जो है अपना 50 लाख वो भी अपना कांस्टेंट ही रहेगा, देयर आफ्टर उतने ही मिलने वाले, तो ग्रोथ की कोई चांसेस नहीं है इधर, ठीक है। और इस तरीके से जो है हमारा एनुअल जो हमको मिलने वाला वो उतना ही है, यही से जो है हमने इसलिए इसको डिवाइड कर लिया। सो ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमने डिविडेंड के जो है क्वेश्चंस करें 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, तो 6-7 क्वेश्चन यहाँ पर नहीं करे, ठीक है। तो आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस को करने हैं, हमने वैसे ही जो है निपटाए हैं क्वेश्चंस को, ठीक है। तो अगर आपको लगे कि ये वीडियो अच्छा है और ये आपके बेनिफिट दे रहा है, सो आप जो है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। इनफैक्ट अगर आपको कुछ कंस्ट्रक्टिवली कुछ कमेंट करने का है कि इस वीडियो को और कैसे बेटर कर सकते हैं वॉइस मॉड्यूलेशन में, या कोई से भी XYZ एरियाज है, आप मेरे को बताइएगा, मैं ट्राई करूँगा उसको ठीक करने के लिए। थैंक यू।